की पिक होगी वो ब्रॉड आएगी। ब्रॉड क्यों आएगी? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि जो ब्रॉड आएगी वो 10 to 12 के बीच में आएगी। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा था 10 to 12 के बीच में, 10 to 12 ppm के बीच में आएगी। OH की ब्रॉड पिक आएगी ऐसे करके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यर्जन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो इस वीडियो में मैं अपना बार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे आपको वहां पहुंचना है और क्या क्या चीज़ें ले जानी है, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप बार का इंटरव्यू देने जा रहे हो इस साल। ठीक है, तो मैंने बार का इंटरव्यू दिया था 2023 में। ठीक है, मेरे बार के एग्जाम डेट जो थी वो अप्रैल 9 2023 थी। ठीक है, एग्जाम हुआ था अप्रैल 9 को। उसके बाद मेरा जब एग्जाम हुआ तो एग्जाम अच्छा ही हुआ था, इसलिए सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी, जो लिस्ट आई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो आई थी 25 अप्रैल को। ठीक है, 25 अप्रैल को उस लिस्ट में मेरा नाम भी आ गया था। ठीक है, उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी इंटरव्यू की। ठीक है, आपको बहुत टाइम मिलता है, 1 महीना ऑलमोस्ट मिल जाता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको एक मेल आता है जिसमें आपको वो स्लॉट देते हैं। ठीक है, 1 मंथ का स्लॉट देते हैं। ठीक है, मतलब जो इंटरव्यू होता है ना वो पूरा 1 मंथ तक चलता है। ठीक है, 1 महीने तक चलता है इंटरव्यू। उसमें वो आपको स्लॉट देंगे जिसमें से आपको डेट चूज करनी है। ठीक है, जिस डेट पर भी आप फ्री हो, जिस डेट पर भी आप अवेलेबल हो इंटरव्यू देने के लिए, वो आपको डेट चूज करनी है कि हाँ मैं इस स्लॉट में अवेलेबल हूँ। ठीक है, लाइक आपको 10 दिन का स्लॉट देना है उनको कि इस स्लॉट में मैं अवेलेबल हूँ, फिर आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद मेरी जो इंटरव्यू डेट आई थी, ठीक है, मैंने स्लॉट प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद जो मेरी इंटरव्यू डेट आई थी वो क्या आई थी? 30 मई 2023। ठीक है, मतलब देखो मेरा एग्जाम कब हुआ था? 29 अप्रैल को, 25 अप्रैल को लिस्ट आई थी और 30 मई को मेरा इंटरव्यू डेट आ गई थी। ठीक है, 30 मई का मेरा इंटरव्यू था। मतलब आपको ऑलमोस्ट 1 महीना मिल जाता है। ठीक है, जब आपकी लिस्ट आएगी उसके बाद ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ तो चाहिए जिससे कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सके, क्योंकि इंटरव्यू में आपको 5 टॉपिक्स चूज करने होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको देखो आपको क्या क्या चीजें करनी है मैं बताया था इंटरव्यू से पहले। देखो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा एग्जाम के टाइम, उस एडमिट कार्ड में नीचे एक स्लिप होगी। ठीक है, नीचे एक अटैच स्लिप होगी जिसको आपको टीयर करना है यहां से आपको उसको टीयर करना है। टीयर मतलब फाड़ना है। ठीक है, क्यों फाड़ना है? इसको रखना है सही से। क्यों? क्योंकि वहां पे जब आप बार में जाओगे ना तो आपको वो सिक्योरिटी में जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, सिक्योरिटी में देनी पड़ेगी। तो सिक्योरिटी गार्ड वो आपको स्लिप मांगता है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड को देनी पड़ेगी, तो आपको संभाल के रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खो देनी है, संभाल के रखनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिक्योरिटी गार्ड को देनी होती है। ठीक है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स सारे ले जाने हैं आपको। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं तो आपको मेल कर देंगे। ठीक है, बार की जो टीम होगी वो आपको मेल कर देगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी आप किससे भी जा रहे हो, ठीक है, आप ट्रेन से जा रहे हो या एयरप्लेन से जा रहे हो, ठीक है, आप फ्लाइट से जा रहे हो या ट्रेन से जा रहे हो, उसकी आपको फोटोकॉपी, उसकी टिकट की फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। या तो आपको बोर्डिंग पास लेके जाना है, या अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रेन की टिकट लेके जानी है। ऐसा नहीं कि वो पूरा दे देंगे, वो आपको 3rd टायर का जो भी पैसा होगा ना, ट्रेन टिकट का 3rd टायर जो होता है उसका जो पैसा होता है वो आपको दे देते हैं। ठीक है, वापस आ जाता है, उसमें टाइम लगता है। जैसे आपका इंटरव्यू हुआ अगर मई में तो आपका नवंबर तक पैसा आ जाएगा। ठीक है, नवंबर तक आपका टिकट्स का पैसा आ जाएगा, सिर्फ आपका ही आएगा। अगर आप पेरेंट्स को ले जा रहे हो तो उनका नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका आएगा, तो आने जाने का आपका फ्री होगा। ठीक है, अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आपको ट्रेन की टिकट्स का जो भी पैसा होगा वो सारा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये सारा आपको सब करना है। उसके बाद आपको जाना है वहाँ पर, आपको वो हॉस्टल प्रोवाइड कर देंगे बहुत ही मिनिमम चार्जेस में, मतलब 350 रुपीज़। ठीक है, 350 रुपीज़ एक दिन का। तो आप जो है वो एग्जाम देने, जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको एक दिन पहले ही पहुंचना है वहाँ पर। ठीक है, मतलब जैसे अगर मेरा एग्जाम 30 मई को था तो मैं 29 मई को सुबह पहुंच गया था। वो आपको हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे आपको आराम से एक सिंगल रूम मिलेगा, वहाँ पे आप आराम से रह सकते हो। ठीक है, अगर आप पेरेंट्स को ले जाना चाहते हो तो पेरेंट्स को ले जा सकते हो। पेरेंट्स को वहाँ पर अलग हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, आपके साथ नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स के लिए अलग हॉस्टल मिलते हैं, तो आपको अलग हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि एक ही पेरेंट को ले जाना, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक ही पेरेंट को ले जाना है, या तो पापा को ले जाना है, मम्मी को ले जाना। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग घूम लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है, तो आप घूम सकते हो उस दिन और अपनी तैयारी भी कर सकते हो इंटरव्यू की। फिर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन सुबह आपको उठना है, नाश्ता करना है। उसके बाद आपको वो कहाँ जाना पड़ेगा, एक बड़ा सा हॉल होगा। ठीक है, वहाँ बड़ा सा हॉल होगा, वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको लाइन बनानी पड़ेगी। फिर धीरे धीरे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपको नंबर आएगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पूछेंगे जो आपको कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर आप एम्प्लॉयड हो, ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो, आप कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, या कोई प्राइवेट ऑफिस है या कोई भी सरकारी ऑफिस है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस है, उसका अगर आपने बोला है कि येस आई एम एम्प्लॉयड, मैं काम कर रहा हूं किसी ऑफिस में, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। मतलब एनओसी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, मेक श्योर कि आप एनओसी लेके जा रहे हो अगर आपने बोला है कि आप काम कर रहे हो।
या तो बोलो मत, अगर आप बोल रहे हो तो आपको एनओसी लेके जाना पड़ेगा, बिना एनओसी के वो आपको इंटरव्यू देने नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आपको वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा आधा घंटा, आधे घंटे बाद में भी आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे 3 पैनल्स होते हैं, तो तीनों पैनल्स में आपका किसी एक पैनल में नंबर आएगा, फिर आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के टाइम होता क्या है। तो एक बार मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, उसके बाद मुझे वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठाया गया, फिर वेटिंग रूम के बाद मुझे थोड़ी देर 15-20 मिनट जिस रूम में मेरा इंटरव्यू होने वाला था उसके बाहर बैठाया गया, क्योंकि अंदर एक इंटरव्यू पहले से चल रहा था, ठीक है। जैसे ही उस बंदे का इंटरव्यू हुआ, उसको वो बाहर आया, फिर मुझे भेजा, ठीक है। वहाँ पे एक क्लॉक होती है, वहाँ पे टाइमर होता है, जैसे आप एंटर करते हो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं एंटर हुआ टाइमर स्टार्ट हो गया, फिर वहाँ पे 5 लोग बैठे थे, 5 इंटरव्यू बैठे थे, ठीक है। ऐसे एकदम सर्कल में से बैठे थे 5 इंटरव्यू, और मैं यहाँ बैठा था, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट बैठा था, मतलब मैं बैठा था, और यहाँ 5 इंटरव्यूअर थे, ठीक है। 5 लोग थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे। तो उन्होंने पहले उनके पास, ठीक है, उनके पास पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी होती है सेट होता है, जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्स दोगे, सर्टिफिकेट्स दोगे, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह होगी वो उनके पास पहले से होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वो देख लिया सब, ठीक है। फिर वो बोले कि अच्छा आप अभी एमएससी कर रहे हो, तो मैं हाँ सर मेरा लास्ट सेमेस्टर है और एग्जाम जो है वो जुलाई में हो जाएंगे। तो बोला ओके, मतलब आपने एमएससी में ही बार के एग्जाम क्लियर कर लिया। तो वो इंप्रेस हो गए, ठीक है, वो थोड़ा खुश होने लग गए। मतलब यस सर आई जस्ट पास्ड इट ड्यूरिंग माई एमएससी ओनली। फिर उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दे दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया, नहीं उन्होंने पहले उससे मुझसे पूछा कि आपको पता है कि इंटरव्यू कैसे होता है, आपने कुछ देखा है, कुछ पता है। तो मैंने यस सर कि मैंने यूट्यूब पे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस देखे थे, कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे थे, तो उससे मुझे पता है कि पहले आपको इंटरव्यू के टाइम वो एक पेज दे देंगे, उसमें आपको 5 टॉपिक लिखने होंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मुझे कंफर्ट करवाया, उन्होंने बहुत कंफर्ट करवाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल के टॉपिक से लिखने, जो भी आपके फेवरेट टॉपिक्स है ना वो आप लिख सकते हो। मैंने हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया, ठीक है। उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दिया और एक पेंसिल दी, ठीक है। एक ब्लैंक पेपर दिया और एक पेंसिल दी। उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी जो भी आपको 5 टॉपिक्स जिसमें आपको लगता है कि आप बेस्ट हो वो आप लिख दो। तो मैंने लिखे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एनएमआर स्पेक्ट्रा, ठीक है। मैंने स्पेशली एनएमआर स्पेक्ट्रा ही लिखा था, मैंने ऐसा नहीं लिखा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने एनएमआर स्पेक्ट्रा ही क्यों लिखा है, लाइक इसका कोई रीज़न है। तो मैंने बोला कि हाँ मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो वहाँ पे एनएमआर बहुत यूज़ होता है, तो मैंने एनएमआर के जो प्लॉट्स वगैरह उनको एनालाइज कराया बहुत, तो मुझे इसलिए एनएमआर में इंटरेस्ट आ गया। तो बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ प्रॉब्लम है अगर हम इस सीक्वेंस में क्वेश्चन ना पूछे, मतलब इस सीक्वेंस में ना पूछे और किसी भी रैंडम सीक्वेंस से पूछ ले। तो मैंने नहीं नो सर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी एनी टॉपिक, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट किया एनएमआर स्पेक्ट्रा से, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रा से उन्होंने स्टार्ट किया और 30 मिनट, ठीक है। मेरा पूरा इंटरव्यू 50 to 55 मिनट चला था, ठीक है। मेरा पूरा इंटरव्यू 50 to 55 मिनट चला था, 50 से 55 मिनट चला था। उसमें 30 to 35 मिनट्स मेरा सिर्फ उन्होंने एनएमआर पूछा है, ठीक है। 30 to 35 मिनट्स उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनएमआर पूछा है। उन्होंने स्टार्ट किया था बेसिक से और एडवांस तक पहुंच गए थे वो लोग, ठीक है। एडवांस तक पहुंच गए थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन थे एनएमआर स्पेक्ट्रा से। तो उन्होंने मेरा एनएमआर स्पेक्ट्रा से स्टार्ट किया इंटरव्यू, ठीक है। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि एनएमआर स्पेक्ट्रा का प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल बता दो, प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैंने बता दिया वो प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हम बोलते हैं कि 800 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, 600 मेगाहर्ट्ज का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब ये क्या बताती है फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, क्या है ये फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा कि जैसे कोई भी 800 मेगाहर्ट्ज का है तो फ्रीक्वेंसी किसकी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। लार्मर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1H प्रोटोन, मतलब ये प्रोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जितनी हम फ्रीक्वेंसी देंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो अगर हमको तो जितना हम फ्रीक्वेंसी देंगे उतना ही हमको मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होगा। जैसे 800 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। ये मैंने उनको बताया नहीं था उस टाइम, बट मैंने बाद में जब सर्च किया तो पता लगा कि जब 800 मेगाहर्ट्ज का हमको फ्रीक्वेंसी हम देते हैं तो हमको 14.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 14.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड हमको चाहिए होता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रिलेशनशिप पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैंने हाँ सर। तो मैंने बोला कि सर डेली इक्वल्स टू गामा बी नॉट अपॉन बी नॉट एच अपॉन 2 होता है, गामा बी नॉट एच अपॉन 2 तो मतलब गामा क्या होता है, तो गामा बोला कि मैंने गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है। फिर डेली को क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल्स टू गामा बी नॉट एच अपॉन 2 एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो हमारा न्यू आ जाएगा, हमारा गामा बी नॉट अपॉन 2 तो ये रिलेशन होता है। तो मैंने बता दिया था ये रिलेशन। जितना मुझे याद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ स्प्लिटिंग, मतलब जो एनर्जी स्प्लिटिंग होती है ना वो डिफरेंस
एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ 1H NMR इज डिफरेंट फ्रॉम 13C NMR, कि 1H NMR की एनर्जी स्प्लिटिंग और 13C NMR की एनर्जी स्प्लिटिंग कैसे डिफरेंट होती है, कौन सी ज़्यादा होती है, किसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला कि 13C NMR जो होता है वो लेस अबंडेंट होता है, ठीक है, उसकी अबंडेंस बहुत कम होती है, बट 1H NMR की अबंडेंस बहुत ज़्यादा होती है, 99%, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पर जो होता है वो डिटेक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हाई डिटेक्शन टाइम मतलब डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, डिटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए जो 13C NMR होता है वो हमको बहुत देर तक चलाना पड़ता है, फिर हमको प्लॉट मिलता है, ठीक है। बट 1H NMR में लेस डिटेक्शन टाइम होता है क्योंकि ज़्यादा अबंडेंट होता है, तो हमको जल्दी से 1H NMR का प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि जो 13C NMR है उसमें हम प्रोटोन डीकपल्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, प्रोटोन डीकपल्ड यूज़ करते हैं, जिससे कि जो स्पेक्ट्रा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, जो स्पेक्ट्रा है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, इसलिए हम प्रोटोन की डीकपलिंग कर देते हैं, सिर्फ वहाँ पे कार्बन की स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि जो गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है 1H का, वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, 13 कार्बन से, ठीक है, 13 कार्बन के गायरोमैग्नेटिक रेशो से 4 टाइम्स ज़्यादा होता है किसका, 1H का। जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा गायरोमैग्नेटिक रेशो होगा उतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा गामा की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगी, क्योंकि गामा की वैल्यू 1H के लिए ज़्यादा है तो एनर्जी डिफरेंस किसके लिए ज़्यादा होगा, 1H के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस 1H के लिए ज़्यादा होगा। और 1H में जो 13C है वहाँ पर जो होता है वहाँ पर स्प्लिटिंग, क्योंकि हम प्रोटोन डीकपल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती, तो वहाँ पर हमारे को ऐसा कुछ प्लॉट मिलता है, ठीक है, वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होती है तो हमको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, हमको सिंगल लाइन मिलती है, ठीक है, हमको सिंगल लाइन मिलती है 13C NMR में, क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे प्रोटोन डीकपल यूज़ करते हैं। तो ये पूछा था कि कैसे जो प्लॉट है वो अलग अलग होते हैं, वहाँ पे स्प्लिटिंग 1H NMR में स्प्लिटिंग होती है, तो वहाँ पे हमको स्प्लिटिंग ऐसे मिलता है, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो हमको कुछ ऐसा मिलता है ना, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, बट जो कार्बन में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोटोन डीकपल यूज़ करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे हमको सिंगल लाइन मिलती है, ठीक है, वहाँ पे हमको सिंगल लाइन मिलती है। ये भी पूछा था मुझसे कि प्लॉट कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा 1H के लिए तो अल्फा और बीटा का डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। अल्फा क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और बीटा क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। जितना ज़्यादा गामा की वैल्यू उतनी ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा, तो मैंने ये बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैंने बताया आपको कि मेरा NMR का ही, सिर्फ NMR का अकेले 30 to 35 मिनट चला था, तो उसके उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा NMR से ही पूछा, ठीक है। उन्होंने बोला कि कैन वी डिटेक्ट Cl फ्रॉम NMR, क्या हम Cl को डिटेक्ट कर सकते हैं NMR से, तो मैंने बोला यस वी कैन डिटेक्ट Cl फ्रॉम NMR। तो उन्होंने बोला कैसे, तो मैंने बोला कि 35 Cl, दोनों ही आइसोटॉप 35 Cl और 37 Cl जो होते हैं वो हाईली एबिडेंट होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, NMR एक्टिव होते हैं, ठीक है, NMR एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं, इसलिए हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो NMR इनएक्टिव होते हैं तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, बट NMR एक्टिव है, दैट्स व्हाई वी कैन डिटेक्ट देम। उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने दूसरे क्वेश्चन पूछा मुझसे, उन्होंने बोला कि हमारे पास 2 चीज़ें, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड CH3COH है, ठीक है, एक कॉन्सेंट्रेटेड इथेनोइक एसिड है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है उसका, और एक हमारे पास एक्वस है, ठीक है, जिसमें हमने पानी डाल रखा है, इथेनोइक एसिड सॉल्यूशन है, इसमें हमने पानी डाल रखा है। तो उन्होंने बोला कि दोनों की ग्राफ में, दोनों के NMR प्लॉट में क्या डिफरेंस होगा, तो मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने बोला कि इसमें OH पीक जो होगी वो शार्प सिंगलेट होगी, ठीक है, यहाँ पे जो OH की पीक होगी वो शार्प सिंगलेट होगी, मतलब एक सिंगल पीक आएगी OH की जो कि शार्प होगी बहुत, बट यहाँ पे क्या होगा, जो OH की पीक होगी वो ब्रॉड होगी, OH की जो पीक होगी वो ब्रॉड होगी, क्यों होगी ब्रॉड, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी H2 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, तो ब्रॉड OH पीक आएगी, क्यों आएगी ब्रॉड OH पीक, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O। तो मैंने बोला ओके, तो मैंने बोला कि वहाँ पे एक और है कि वहाँ पे H2 की पीक भी आएगी, वहाँ पे H2 की पीक भी आएगी 4.8 ppm पे, इसमें OH H2 की पीक नहीं आएगी। तो मैंने उन्होंने बोला ठीक है प्लॉट बना के दिखाओ, ग्राफ बना के दिखाओ, तो मैंने ग्राफ बना के दिखाया कि CH3 की पीक आएगी 2.1 पे, ये 2.1 ppm पे CH3 की पीक है, और यहाँ पर एक्वस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्वस वाले कंडीशन की बात कर रहा हूँ। एक्वस CH3COH में क्या होगा, जो हमारी OH की पीक होगी वो ब्रॉड आएगी, ब्रॉड क्यों आएगी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैंने ऐसे दिखा दिया कि जो ब्रॉड आएगी वो 10 to 12 के बीच में आएगी, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा था 10 to 12 के बीच में, 10 to 12 ppm के बीच में आएगी OH की ब्रॉड पीक आएगी ऐसे करके। तो मतलब ठीक है, ये जो आपने बताया वो ठीक है, बट हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, आप कोई और रीजन बताओ, ठीक है, हम OH की पीक को भी इग्नोर कर देंगे और हम H2 की पीक को भी इग्नोर कर देंगे, आप कोई और रीजन बताओ जो हम जानना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि सर और कोई रीज़न तो मुझे आने रहा दिमाग में, तो मैं बोला ठीक है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं थे मेरे आंसर से, बट जब मैंने फिर गूगल कराकर, ठीक है, मैंने गूगल कराकर तो मेरे को एक और डिफरेंस मिला कि एक्वस कंडीशन में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड होता है ना, जो इथेनोइक एसिड होता है वो एग्जिस्ट करता है दोनों डायमरिक और मोनोमरिक फॉर्म में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में तो वो सिर्फ मोनोमरिक फॉर्म में होता है, ठीक है,
सिर्फ और सिर्फ मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, बट जैसे ही हमने पानी में डाला तो वो डायमर भी बना लेता है, ठीक है, डायमर भी बना लेता है और मोनोमेरिक फॉर्म में भी रहता है। उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रम होता है ना हमारा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब स्पेक्ट्रम में बहुत सारी पीक्स आ जाती है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में बहुत सारी पीक्स आ जाती है। उसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कौन सा वाला हमारा एक्वस वाला और कौन सा वाला हमारा कॉन्सेंट्रेटेड वाला है। तो मे बी वो लोग मेरे से ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि मैंने नहीं दिया क्योंकि मेरे को उस टाइम ध्यान में नहीं आया, ठीक है, पर मैंने गूगल करा बाद में तो मेरे को ध्यान आ गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये आंसर भी दे सकते हैं। मुझे याद था, मैंने आपको उतना बता दिया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा उनसे क्या, उन्होंने क्या पूछा मेरे से, लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सेंसिटिविटी ऑफ 1H NMR और 13C NMR, जो सेंसिटिविटी होती है इंस्ट्रूमेंट की, वो 1H NMR के लिए कैसे अलग है और 13C NMR के लिए कैसे अलग है। तो मैंने बोला कि जो सेंसिटिविटी होती है ना, उसके लिए एनर्जी डिफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। अब जो 1H है ना, 1H NMR है, उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, मतलब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, इनमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब पॉपुलेशन जो ग्राउंड स्टेट है उसमें ज़्यादा होगी पॉपुलेशन, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, और एक्साइटेड स्टेट में कम होगी क्योंकि डेली ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन डिफरेंस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा होगी तो सिग्नल ज़्यादा आएगा, ठीक है, ग्रेटर द सिग्नल, सिग्नल ज़्यादा आएगा, और हायर इज द सेंसिटिविटी, ठीक है। मैंने उनको ये बताया कि जो सिग्नल होगा वो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने ये लास्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे, फिर उन्होंने स्विच करा इक्विलिब्रियम पे। नाउ इतना करके एनएमआर मेरा खत्म हुआ, ठीक है, 30 to 35 मिनट्स मेरा एनएमआर ही चला था, ठीक है। तो एनएमआर के बाद वो डायरेक्ट आ गए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आ गए। तो उन्होंने इक्विलिब्रियम से मुझे सबसे पहले बहुत ही कम टाइम में इक्विलिब्रियम खत्म हो गया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे मेनली, जो तो मुझे याद है। उन्होंने इक्विलिब्रियम से पूछा था मुझसे कि आप ऐसी कोई 2 रिएक्शन बताओ, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम स्टडी करते हैं इक्विलिब्रियम में ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो मैं सोचने लगा पहले कि टेम्परेचर के बेसिस पे, तो मैंने बोला ठीक है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि जो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट केसी फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। जो टेम्परेचर का अफेक्ट है केसी पे वो कैसे डिफरेंट होता है डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। तो मैंने बताया कि अगर हमारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हमारी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी तो केसी क्या होता है, केसी होता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब मैंने क्या बोला कि जब अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर मैंने एक्सोथर्मिक के लिए बताया कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी, तो एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। हमारा केसी क्या होता है, केसी होता है हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, मतलब हमारा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे केसी की वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला कि केसी की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने बोला कि टेम्परेचर डिक्रीज करके, ठीक है, हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा तभी हमारी रिएक्शन जो होगी वो फेवरेबल होगी एक्सोथर्मिक के केस में। फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम के बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास कॉपर रोड है, ठीक है, एक कॉपर रोड है, कॉपर रॉड है हमारे पास, एक जिंक रॉड है। अब वो बोल रहे हैं कि मैंने कॉपर रॉड को एनोड बना दिया है, ठीक है, कॉपर रोड, कॉपर की जो रॉड है वो एनोड की तरह एक्ट कर रही है और जो जिंक की रॉड है वो एज अ कैथोड एक्ट कर रही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्या ये रिएक्शन फेवरेबल होगी, क्या रिएक्शन हो सकती है फेवरेबल होगी, मतलब डेल जी जो होगा नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो मैंने कहा कि रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो एनोड है, जो कॉपर है, उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा तो वो एज एनोड काम नहीं करेगा, एज कैथोड काम करेगा। और जो जिंक है उसका इलेक्ट्रोपोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है, तो वो एज एनोड काम करेगा ना कि कैथोड काम करेगा। तो बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि कौन सा सेल होगा फिर ये, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मैंने कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस हो रही है या कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सेल कौन सा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, मैंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा, जितना मुझे याद है उन्होंने एक काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा था ग्राफ का, ठीक है, काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा था ग्राफ का कि ग्राफ बना दो इसका,
काइनेटिक्स से ज़्यादातर वो ग्राफ के क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ सारे देख के जाना, ठीक है। अगर आप काइनेटिक्स ले रहे हो, ठीक है, काइनेटिक्स सब्जेक्ट ले रहे हो तो ग्राफ देख के जाना, ठीक है। उन्होंने ग्राफ का क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी हमारी रिएक्शन है N2 + H2 गिव्स NH3, ठीक है। पहले तो बैलेंसिंग कर देते हैं इसकी, तो यहाँ पे 2NH3 और यहाँ पे 3H2, ठीक है। उन्होंने बोला था कि N2 के रिलेटेड ग्राफ बना दो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का। तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही पूछा था जितना मुझे याद है। तो टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी N2 की, हम बात कर रहे हैं N2 की। तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। डिक्रीज हो रही तो ऐसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग ग्राफ। इतना ही क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री से मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था मुझसे। क्वेश्चन पूछे थे सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स से, इक्विलिब्रियम से, NMR से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जिसमें NMR में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने लिया था 30 to 35 मिनट्स, और मामूली से 15-20 मिनट उन्होंने इन तीनों टॉपिक से पूछे थे, ठीक है। तो NMR टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। तो इस तरह मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे इंटरव्यू में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ठीक है। जो मैंने मिस्टेक्स करी वो आपको बता रहा हूँ कि वो अवॉइड करनी है, ठीक है। जो मैंने मिस्टेक्स करी है इंटरव्यू में वो मत करना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके मिस्टेक्स, ठीक है। तो पहली जो मिस्टेक है वो चूज टॉपिक्स, ठीक है। अब वही टॉपिक्स चूज करना जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड हो, ठीक है, जिसमें आपके सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो, बेसिक से एडवांस आपका पूरा टॉपिक है ना एकदम क्लियर हो, कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछ लिया जाए तो आप दे सकते हो उसका आंसर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऐसा है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे काम होता है तो आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री चूज कर लिया, ऐसा मत करना। अगर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री लग रहा है कि हाँ आपको अच्छी लगती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री चूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फिजिकल के टॉपिक्स क्यों चूज कर रहे हो, क्योंकि बाहर फिजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वही टॉपिक चूज करना है, ठीक है। उसको अच्छी तरह 1 महीने लगाकर पढ़ना है। जैसे आपका एग्जाम हुआ और आपकी इंटरव्यू की लिस्ट आए, उसको अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चन मतलब आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखने हैं, ठीक है। सेकंड, अपना जब भी आप आंसर दे रहे हो ना तो अपना कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। जब भी आप आंसर दे रहे हो तो अपना कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ जो मैंने आंसर दिया वो मेरे हिसाब से सही है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बच्चे बहुत गलती करते हैं, कि अगर उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और आपने कोई उसके बारे में सुना भी नहीं है और आप गलत आंसर दिए जा रहे हो, ठीक है, आप गलत आंसर दिए जा रहे हो, तो डोंट गिव रॉन्ग आंसर। इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। एक तो गलत इंप्रेशन पड़ता ही है, उसके बाद वो जो क्वेश्चन आते हैं ना इंटरव्यूअर से, वो और भी एडवांस लेवल के आते हैं, तो आप फिर उनके भी क्वेश्चन आंसर्स क्या दोगे, रॉन्ग ही दोगे। उन क्वेश्चंस के आंसर भी रॉन्ग दोगे तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप आंसर रॉन्ग ही देते जाओगे, क्योंकि आपको उस टॉपिक के बारे में इतनी नॉलेज थी ही नहीं। तो आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में बोल दो कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, ठीक है। गलत आंसर देने से अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस पर टाइम वेस्ट ना करे इस टॉपिक पे, और वो दूसरे टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा लगे कि मैंने इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट बोल दो कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, जिससे कि वो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करे, ठीक है। फोर्थ जो है एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आपका एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो एटलीस्ट मैं बोलता हूं कि 3 तो फिजिकल के टॉपिक्स चूज करो, ठीक है। 3 तो फिजिकल के टॉपिक्स चूज करो, ठीक है। एटलीस्ट 3 टॉपिक्स फिजिकल के चूज करो, 5 टॉपिक्स चूज करने होते हैं, तो 3 तो एटलीस्ट फिजिकल के टॉपिक्स चूज करो आप, ठीक है। और मेक श्योर करो कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको फोटो केमिस्ट्री का, ठीक है। आप लिख दिया फोटो केमिस्ट्री, अब आपको लग रहा है कि ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री से पूछ लेंगे वो लोग क्वेश्चंस, नहीं, वो फिजिकल को घुसाएंगे, ठीक है। उस टॉपिक में भी वो फिजिकल का पार्ट घुसाएंगे, तो फिजिकल फोटो केमिस्ट्री वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो आप एकदम मेंशन कर देना कि आप कौन से टॉपिक लिख रहे हो। जैसे अगर आपको फोटो केमिस्ट्री लिखना है, ठीक है, तो आप ऑर्गेनिक फोटो केमिस्ट्री लिखो, ठीक है। अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी आती है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी लिखो, वरना अगर आपने आईआर पढ़ रखी है तो आप मेंशन करो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही क्वेश्चन पूछे वो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल टॉपिक्स में जो है ग्राफ्स वगैरह अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। ग्राफ्स के सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, हर पॉइंट पे कैसे जो ग्राफ है वो क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पे जैसे आपने कोई पॉइंट बनाया है कि वो ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो ओरिजिन से क्यों स्टार्ट हो रहा है, वो यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बेसिक से बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है, एकदम बेसिक से बेसिक पढ़ो, ठीक है। 1 महीना एक इंटरव्यू के लिए एकदम बेसिक से पढ़ो, जिससे कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, ठीक है। लास्ट आपकी बेसिक्स एकदम क्लियर होनी चाहिए जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम क्लियर हुआ है तो पक्का से इंटरव्यू देके जाना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता लगता है कि आपके कितने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो अगर आपका भी एग्जाम क्लियर हुआ तो इंटरव्यू पक्का देके आना, ठीक है। मेरे टाइम अगर मैं बताऊं आपको तो ऑलमोस्ट कितने लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 200 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, उसमें से 18 सिर्फ उन्होंने 18 बच्चे सेलेक्ट करे थे, ठीक है, सिर्फ 18 बच्चे, मतलब बहुत रेशो कम है, ठीक है। आपका रेशो इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होने का रेशो बहुत कम है, ठीक है। 200 में से 18 बच्चों को चूज किया है, मतलब इंटरव्यू बहुत हार्ड होने वाला है, हार्ड नहीं होने वाला, मतलब बहुत टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। किसी का 2 घंटे भी इंटरव्यू चलता है, ठीक है। वो अगर बच्चा सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे रहा है तो उसके 2 घंटे भी इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो 2 घंटे तो मान के चलो कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है तो 2 घंटे तो होगा ही होगा, ठीक है। मेरा 55 मिनट चला था, तो 1 घंटा तो मिनिमम है, ठीक है। 1 घंटा तो मिनिमम है कि 1 घंटा तो आपको चलेगा, चाहे आप अच्छा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है।
तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन पता थी उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, अभी भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। और आपको अगर और भी ऐसी वीडियोस चाहिए, ठीक है, और भी आपको अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लगा कि बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।